अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की आज पार्ट 2 आ चुकी है, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बता दिया है। आज दोस्तों हमने सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को खत्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी पार्ट 3 में सभी आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब आप इन 3 वीडियोस को देख लेंगे तो आप 50 नंबर के पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए 15 नंबर का दोस्तों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, 15 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय आता है और 20 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद जो आप सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको बहुविकल्पीय में मिले और कुछ क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में भी मिले। तो पेपर की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त दोस्तों मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम से हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। फिर सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 305 में ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 30 सदस्य। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। तो नगरों के दोस्तों न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश को दोस्तों लोग बोलते थे राजू कहलाते थे। फिर भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। इसका आंसर होगा अग्रम। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। लिखित शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें हम तीर्थ कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा कि बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों अमित्र, शत्रुओं का संहारक। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। तो अशोक का दोस्तों धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो दोस्तों ये 4 देखिए वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो तक्षशिला। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था। अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी। तो जन्म मरण का हिसाब रखना। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा हमारा कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था। चंद्रगुप्त प्रथम में 319 तथा 320 ईस्वी में गुप्त संवत का मतलब प्रचलन किया। महाकवि हरिशेठ कौन थे। तो महाकवि हरिशेठ समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए इसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे। एक आर्यभट्ट हो गया, एक बराह मिहिर हो गए। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखने आपको, तो इसमें कालिदास और विष्णु शर्मा हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप बताइए। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग सल्किक। हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा कुमार गुप्त।
चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा हमारा कुंग। फायान का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह के थे। तो पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भूपति। हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों का आपको नाम बताने, तो बाणभट्ट और दिवाकर। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूतों कुलों का मतलब लेख है? तो दोस्त इसमें आपके 36 राजपूत कुलों का लेख है। चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो खजुराहो। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियक अथवा श्रीहर्ष। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र। ठीक है दोस्तों, 1114 से लेकर 1115 ईस्वी। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंदावर के युद्ध में। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक कोकल प्रथम था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी दोस्तों अहिलवाड़ा में थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पाल वंश मतलब पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? तो दोस्तों हो जाएगा धर्मपाल, 770 से लेकर 810 ईस्वी। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? इसका आंसर होगा हमारा कृषि। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? ब्राह्मण तथा जैन धर्म। राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य शैलियों में कौन कौन सी नामोल्लेख मतलब थी, उसको नामोल्लेख करना है आपको। तो नागर हो गए, द्रविड़ हो गए और वैसर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा? चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? इसकी दोस्तों 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है, आपको ये बताना है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा लिखित कृति है। एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के आपको नाम लिखना है। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के आपको नाम लिखना है। आदित्य प्रथम, राज प्रथम मतलब राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग आदि। पल्लवकालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न क्या रहा कि वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी दोस्तों आपकी कांची में थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी सम्वत 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो यामनी वंश हो गया। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों 5, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम। सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। फिर अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चालीसा क्या है? तो 40 तुर्की सरदारों का गुट है। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य मतलब किसने पूर्ण करवाया? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम, 1236 से 1246 ईस्वी। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा 1333 ईस्वी में।
सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिजर खां। कुलरुखी उपनाम किस शासक का है? सिकंदर लोदी का। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य था। ठीक है। नुहे सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा कल्लड़। सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो 4 करते। खक्स, ठीक हो गया, खक्स हो गया, जजिया हो गया, सकात हो गया एवं खराज। सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का ने मतलब शासन किया? इसका आंसर होगा 5 राजवंशों ने। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज खान ने। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभागों को। तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ओक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 में। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? 320 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य की विशालता। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सब अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? तो ये आपका मुस्लिम संप्रदाय का अंश है। सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्त की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलनों के मतलब उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। भक्ति संतों का मूलधार क्या था? मूलाधार। ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम आपको लिखना है। तो रामानुज हो गया, निम्बार्क हो गया। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो 14 होगा। बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? तो एथनेसियम निकितीन। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन के मतलब कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों ये 5 था, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा हमारा गुलबर्गा। फिर विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? इसका आंसर होगा हमारा 6 प्रांतों में। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। चंद्रवर्ष क्या होता है? कुल 12 चंद्र मासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? देखिए चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है ना, चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह, इसको ध्यान रखिएगा। एपूजी क्या है? चंद्रमा के सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपूजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा, ठीक है ना, के बीच में अवस्थित होती है, तो चंद्रमा पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना सदैव दोस्तों पूर्णिमा तिथि को ही होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में, ठीक है ना, याद रखिएगा, चंद्रमा आ जाता है तो इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण का मतलब सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, मतलब देखिए याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में चंद्रमा आता है, ठीक है ना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब बीच में चंद्रमा आता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। फिर डायमंड रिंग क्या होती है? देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई
अंगूठी के समान दिखाई देने लगती है तो इसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाना है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो यह स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 7। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए वह मतलब दोस्तों दो भाग होता है उसको हम लोग वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के आपको नाम लिखना है। तो स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैव मंडल कहलाता है। 7 महाद्वीपों का आपको नाम बताना। तो एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा पृथ्वी को। भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की दोस्तों जो त्रिज्या होती है लगभग 6370 किलोमीटर है। मेंटल क्या है? भू प्रॉपर्टी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक मतलब विस्तृत है, मेंटल कहलाती है। कोर क्या होता है दोस्तों और इसके भागों के आपको नाम लिखना है। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकेल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। सेल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट भांति कठोर हो या चीका या रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम, सेल कहलाते हैं। चट्टाने के मतलब कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टाने कितने प्रकार की होती है? तो ये आपके दो प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और आपका क्षारीय आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है आपको ये बताना है। अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण आपको बताने हैं, तो बलुआ पत्थर तथा खड़िया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के आपको नाम लिखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भू प्रॉपर्टी, मेंटल तथा कोर से होती है। मैग्मा क्या होता है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? देखिए ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नीली मतलब नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रभाव धरातल पर पाया जाता है। ठीक है ना। क्रेटर किसे कहते हैं ये बताना है। ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों माउंट स्ट्राम्बोली। कार्डोरा क्या है? देखिए स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुड़ाहा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही कार्डोरा है। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु या ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं? तो वैश्विक स्तर पर दोस्तों ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, ठीक है ना, यूरेशाई मध्य महाद्वीपीय मेखला, अंटार्कटिक महासागरीय मेखला। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये जो हमारी भूकंपीय तरंगे ये 3 प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक तरंगे पी हो गया, द्वितीयक तरंगे एस हो गया और धरातलीय तरंगे दोस्तों आपका एल हो गया। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? देखिए भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ज्वालामुखी पांक क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल कण। वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए वैश्विक भूकंप क्षेत्रों को निम्नलिखित पेटियों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागरीय, तटीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी और भूकंप शून्य क्षेत्र। अनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अनाच्छादन के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। एक तो दोस्तों आपका अपक्षय हो गया और अपर्दन हो गया। अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अपक्षय आपका 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हम हिमोड़ कहा जाता है।
भूमिगत जल किसे कहते हैं? चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है तो इसे भूमिगत जल कहते हैं। कैनियन किसे कहते हैं? नदियों के गार्ज के वृहद रूप को कैनियन कहते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। बरखान किसे कहते हैं? चंद्राकार दोष या चपाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। नदी विसर्प किसे कहते हैं? पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी रूप में भागों में उसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है, तो इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प या मियांडार कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 205 संस्तरों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या है? तो वायुमंडल के प्रमुख तत्व हम देखते हैं, तापमान हो गया, वायुदाब, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुदाब मतलब वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वायुदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लोग बैरोमीटर। संघनन किसे कहते हैं? जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। ठीक है ना। वायुदाब का मापन किया जाता है किसमें? मिलीबार में। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर वायुदाब की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती है, जिसमें हो गया विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है ना। कोरियोलिस बल किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप या मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। अब पवनों के प्रकार हमें बताने हैं। देखिए, पवनों के दोस्तों निम्नलिखित प्रकार होते हैं, स्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने। फिर दूसरा दोस्तों आ गया आपका सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने। और तीसरा रहा दोस्तों हमारा स्थानीय पवने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रचंड पचासा तथा चीखता साटा किसे कहते हैं? देखिए, पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर आपका चीखता साठा कहा जाता है। ट्रेंड विंड्स किसे कहते हैं? व्यापारिक सन्मार्गी पवनों को अंग्रेजी में ट्रेंड विंड्स कहा जाता है। मानसूनी पवने क्या है? ये वे पवने जिनकी दिशा से मतलब मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, मानसूनी पवने कहलाती हैं। स्थलीय तथा सागरीय समीर की दिशा में कितना परिवर्तन होता है? इनकी दिशा में 224 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। चक्रवात क्या है? पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, चक्रवात आपका कहलाता है। विश्व की मुख्य हवाओं का नामोल्लेख आपको करना है। तो दोस्तों देखिए, विश्व की मुख्य स्थानीय हवाएं हैं, चिनूक हो गया, फान हो गया, सिरक्को हो गया और बोरा हो गया, ब्लिट्ज आदि। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहा जाता है? इसको बताना है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्ण कटिबंध में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लहरें किसे कहते हैं? जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देती है, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे हम लहरें कहते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ये बताना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को हम कहते हैं भाटा। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जल धारा है। समुद्री जल की प्रमुख गतियां कौन सी? आपको ये बताना है। तुलारे, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्री जल की मुख्य गतियां हैं। किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं के आपको नाम बताने हैं। तो क्यूरोसिव धारा, क्यूराइल धारा और लेब्राडोर की धारा। संविधान किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था?
तो संविधान दोस्तों बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपके लगे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली विशेषता कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल अधिकारों की व्यवस्था। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 26 जनवरी को। नागरिकता प्राप्त करने के आवश्यक शर्तें क्या है? नागरिकता प्राप्त करने की 5 आवश्यक शर्तें हैं। जन्म होना चाहिए, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट। एकल नागरिकता क्या है? यद्यपि दोस्तों भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी पद्धति को केंद्र एवं राज्य को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल दोस्तों एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य आपको ये बताना है। तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। संपत्ति के मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया? भाग 3 के द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों से क्या से आपको ये बताना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों के नाम आपको बताने। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। उपभोक्ता का क्या अर्थ है आपको ये बताना। जब कोई व्यक्ति कोई माल या सामान खरीदता है तो वह उस माल या सामान का उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के कितने प्रकार है? तो पहला दोस्तों जिला फोरम हो गया, राज्य आयोग हो गया, राष्ट्रीय आयोग हो गया। उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ पर कर सकते हैं? उपभोक्ता अपनी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार का हो सकता है? कोई भी व्यक्ति मतलब 2 प्रकार का दोस्तों उपभोक्ता हो सकता है। एक तो पहले माल का उपभोक्ता, दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब आई थी? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 से हुई। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो 35%। प्रमुख खाद्यान्न की फसलें कौन कौन थी दोस्तों? हमारी प्रमुख खाद्यान्न की फसलें हो गई, पहले चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दूसरा दालें। हरित क्रांति का प्रमुख दोष है कुछ फसलों तक दोस्तों सीमित होना। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा में वे सभी वस्तुएं शामिल है जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। अब बात आती है चेक क्या है। चेक एक दोस्तों शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। चेक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये दोस्तों 3 प्रकार के, वाह्य चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक होते हैं। बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट या दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसका लिखने वाला, ठीक है ना, बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? देखिए, प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा है। अगला क्वेश्चन आता है हुंडी क्या है? हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उससे मतलब उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रेसम का नियम आपको बताना है। तो देखिए, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? देखिए, मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। साख मुद्रा के प्रचलित रूपों के आपको नाम लिखना है। साख मुद्रा के प्रचलित रूप है, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र, विपत्र। औद्योगिकरण क्या है? देखिए, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग क्या है? वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चल जाते हैं, जिसमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग का आपको समझाना है। लघु उद्योगों में उन सब कारखाने इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मतलब पूंजी की मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ है। अति लघु उद्योग क्या होता है? वह उद्योग जिसमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश हुआ है। कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या क्या होती है? एक तो पहला कच्चे माल की समस्या, दूसरे बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 3।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्में होती हैं जिसका जिनका मतलब प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है, किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती है। इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, देखिए अब ये सब प्रश्न 2015 पेपर में मतलब आ चुके हैं, अब इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो सल्तनत युग में चरखा शब्द किससे संबंधित था? तो देखिए सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कैकुबाद। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए थे? उसने दोस्तों अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का मतलब वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर होगा सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। सल्तनत काल में तूतीय हिंद या भारत को तोता की उपाधि मिली थी किसके द्वारा? दोस्तों अमीर खुसरो को। शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा गया? तो किसी क्षेत्र के विशेष प्रतिनिधि या सेनापति को। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एफआईआर का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कभी जाते होंगे ना, बोलते होंगे यार तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर दर्ज। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, काफी सुनते होंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए आग्नेय शेल, अवसादी और रूपांतरित सेल। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवा को किस नाम से जानते हैं? तो पछुआ पवन। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। आग्नेय सेल के उदाहरण आपको बताना, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। पेंजिया किसे कहते हैं ये बताइए। देखिए भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तट पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में दोस्तों मतलब जनपद को नाडु तथा गांवों को खुर्रम कहते थे। अब देखिए 2016 के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ था? सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपनी वार्षिक कमाई का दोस्तों 2.5% दान करना। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पहली सियाल होगी, सीमा होगी और निफे होगी। आग्नेय सेल की विशेषताएं आपको बतानी, तो इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती है। पहला, ये चट्टान दोस्तों जीव जंतु एवं वनस्पति रहित है। ये रवेदार चट्टान है। तीसरा, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें। चौथा, इन चट्टानों में परतें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप में निर्मित टीलों को बालिका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालिका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के द्वारा, ठीक है ना, सागरीय तटीय भागों में झीलों के रतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि मिस्टल तथा ब्लिज किस प्रकार की आपकी हवाएं? देखिए मिस्टल यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो रोन नदी की घाटी से कोहर चलती है, से मतलब दोस्तों समझ लिए होकर चलती है, कुछ गलत लिखा था यहाँ। ब्लिज्ड या हिम झंझावत यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं रूस दोस्तों टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिज्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुरगा एवं बुरान है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संविधान सभा कब बनाई गई और इसमें कुल कितने लोग थे? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 204 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आने थे। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना अलग संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्वसम्मति से सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब इनको 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं ये बताना। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म, मतलब जो पंथ या धर्म समान होते हैं। कालिदास के 2 ग्रंथों के आपको नाम बताने, तो देखिए रघुवंश, महाकाव्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के आपको नाम लिखने हैं, तो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 विद्वानों, मतलब 2 सिद्धांतों के आपको नामों उल्लेख करना है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में अत्यंत विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है। बाढ़ के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिक के लिए किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला दोस्तों हो गया आपका कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नट टाड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका कथन है कि राजपूत सिथियन या शकों के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासन बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। चूंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपुत्र कहलाए। फिर दोस्तों दूसरा आता है आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत अग्निवंशी थे। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का यज्ञ एक अग्निकुंड था जिसे परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित अन्य परमाणु से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भोज किस वंश के राजा थे। भोज परमार वंश का राजा था, उसकी राजधानी धारा नगरी थी। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जयदेव की। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, तो चंदेल राजाओं ने कराया था इसका निर्माण। भक्तकालीन 2 संतों के आपको नाम लिखना है, तो दोस्तों इसके जो संत है रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जा सकता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है वही जलवायु बदलने के मतलब जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो मौसम और जलवायु में काफी फर्क है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि जलवायु तुरंत बदल जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करिए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को अग्र स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो सब बात करेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। पहला दोस्तों क्या होगा, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने का भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता है। चौथा, नागरिकों को मानव हितों के लिए समुदाय अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। पांचवा दोस्तों, नागरिकों को देश की सीमाओं ठीक है ना के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य आपको ये बताना है। देखिए, भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों को मतलब आकस्मिक रूप से खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति जी। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है ये बताना आपको। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच चंद्रमा स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से ही चमकने लगता है। जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उप छाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताने तो बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताने तो पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नय चंद्र सूरी, पद्म गुप्त। भोज प्रबंध किसकी रचना? तो वल्लाल की। दोस्तों प्रयाग प्रशक्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा हरिशेड़। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान होगा। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा वी आकार, यू आकार में। ठीक ना, वी आकार की दोस्तों यू आकार में बदल जाती है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। सूर्याभिताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्याभिताप कहलाती है। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? तो पहला दोस्तों श्रम हो जाएगा, दूसरा पूंजी। उत्पादन क्या है? देखिए उत्पादन में अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको लिखना है तो इंडिका होगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो होगा सम्राट अशोक के। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल राजाओं द्वारा। राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए तो नालंदा, विक्रयशिला, काशी, उज्जैन आदि। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कब दोस्तों? कहां पर? मतलब सोमनाथ मंदिर पर। पृथ्वी की आंतरिक क्रिया कौन सी? इसको लिखना है। जिन शक्तियों की उत्पत्ति भूगर्भ में एवं जिनका प्रभाव भूगर्भ एवं भूतल दोनों पर होता है उन्हें आंतरिक शक्तियां कहते हैं। मोटे तौर पर आंतरिक शक्तियों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आंतरिक शक्तियां या प्रक्रिया दोस्तों कौन कौन सी है? पहला दोस्तों हो जाएगा सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्तियां, दूसरा आकस्मिक शक्तियां। तो सार्वभौमिक में दोस्तों हो जाएगा महाद्वीपीय या लंबवत, और वल्लिक क्षैतिज या पर्वत निर्माणकारी। तो दोस्तों महाद्वीपीय में हो जाएगा आपका उन्मजनन या उभार, और दोस्तों निम्न जनन या धसाव। वल्लित में दोस्तों आ जाएगा आपका तनाव व भूपटल पर दरारें, और एक आ जाएगा संपीड़न व वलन पड़ना। तो तनाव में दोस्तों आ जाएगा आपका चटकना व दरार, फिर इसमें एक अंत पड़न आएगा, अंत पड़न में विविध प्रकार के प्रंश आएगा। अब संपीड़न व दोस्तों वलन पड़ना में आ जाएगा विशाल मोड़, वलन आएगा, और वलन में दोस्तों विविध प्रकार के मोड़ आएंगे। विशाल मोड़ में आपका सन्नति या उभार और अपनति या अवतलन। तो इसको दोस्तों जरा आप लिख के याद कर लीजिएगा बढ़िया बनाकर। और आकस्मिक शक्तियां में जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी और भूस्खलन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग। अब देखिए सब प्रश्न आपके 2019 में पूछे गए थे। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन आपको लिखना है। तो पहला हो जाएगा उसरा, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, दूसरा खराज, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। परतदार सेल के 2 उदाहरण आपको लिखना है। तो हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, लिग्नाइट। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य ताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं ये बताना। देखिए ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को दोस्तों ज्वार, फ्लो ऑफ टाइड एवं नीचे गिरने की क्रिया को दोस्तों भाटा, एब ऑफ द टाइड कहा जाता है। ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है। अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका दोस्तों तटवासियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों का आपको नाम लिखना है। तो पहला दोस्तों जीवित रहने का अधिकार है आपके पास, घूमने फिरने की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं आपको लिखनी है।
तो असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चंस की दोस्तों वीडियो की यही पर हमारा वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की आज पार्ट 2 आपने देख लिया। इसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही अगर आपने अभी तक पार्ट 1 ना देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस किया गया। उसके बाद आपको पार्ट 3 देखना है। पार्ट 3 में दोस्तों आपके लघु 3 प्रश्न आएंगे। देखिए पेपर में पास होना बहुत ही आसान होता है, बस आपको करने कि जो होता है ना लिखने की कला होनी चाहिए। कुछ विषय में दोस्तों आप लिखना अगर अच्छे से जानेंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।